Okay, today's topic is depreciation. Depreciation किसको बोलते हैं? Depreciation is actually the fall in value of a non-current asset. देखो, जब भी हम कोई नॉन करंट एसेट लेते हैं, यानी कि मोटर व्हीकल हमने ले ली, कंप्यूटर ले लिया, कोई कार ले ली, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट जब हम खरीदते हैं तो वो जो हमारा एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, उसको हम एक्सपेंसेस में नहीं लिखते। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब नॉन करंट एसेट इसको ट्रीट करते हैं, हमारा एक एसेट हम बोलते हैं, हमने एसेट लिया, हमने एक्सपेंस नहीं किया। लेकिन बात यह है कि ये एसेट जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा एक ही नहीं रहती। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, हम उसको यूज़ करते रहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती रहती है? वैल्यू उसकी गिरती रहती, कम होती रहती है वैल्यू। अब जो वैल्यू कम होती है ना, जो वैल्यू कम होती है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है, दैट इज, डेप्रिसिएशन है इसकी, इट इज एन एस्टिमेट in it is an estimate of fall in value of a non-current asset over its useful life। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब इसमें देखो कीवर्ड्स क्या है। पहली बात, एस्टिमेट, क्योंकि जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज नॉट एक्यूरेट। हम एक अंदाजन निकाल रहे हैं कितनी वैल्यू उसकी गिर चुकी होगी, उसको हम अपने एक्सपेंसेस में ले जाएं। ठीक है, एस्टिमेट ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देखो, रूल ये है कि एक एसेट मैं खरीदता हूँ, उस एसेट को अगर मैं 5 सालों तक इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी जो एक्सपेंसेस होंगे, उसकी जो डेप्रिसिएशन होगी, हर साल रिकॉर्ड होगी। तो जब तक इसकी ये लाइफ है ना, जितनी इसकी लाइफ है, तो उतनी लाइफ तक हर साल उसकी जो है कहते हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। तो इसी को बोलते हैं कि एस्टिमेट ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, व्हाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? अच्छा, एक बात और है कि डेप्रिसिएशन जो है क्या है? इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट क्या जाता है कि ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है, और इट इज प्रोविजन फॉर depreciation is deducted from non-current assets in statement of financial position। ठीक है, देखो, हर चीज के ना दो इफेक्ट होते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट का इफेक्ट होता है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का होता है। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या है इसका? कि डेप्रिसिएशन जो है वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है, जो कि नॉन करंट एसेट में से माइनस हो जाता है। सही है, यानी कि एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो लिखते हैं, उसमें से हम जितना डेप्रिशिएट हो गया वो माइनस करते हैं, ताकि उसकी नेट वर्थ आ जाए। ठीक है ना, नेट बुक वैल्यू आ जाए। और इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है? जो एक्सपेंस हुआ होता है, जितना डेप्रिशिएट हुआ होता है, वो एज एन एक्सपेंस आ जाता है। डेप्रिशिएट क्यों करते हैं हम एसेट्स को? व्हाई डू वी डेप्रिशिएट एसेट्स?
नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट क्यों किया जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देखो डेप्रिसिएशन हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है फिर से बता रहा हूँ मैं, एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट इन फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जैसे जैसे हम एक एसेट को यूज करते रहते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है ना। जितनी वैल्यू कम होगी इसको हमें एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और यही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है कि एक एसेट की वैल्यू कम हो गई तो ये डेप्रिसिएशन है। अब वैल्यू कम हो गई तो हमारा नुकसान हो रहा है, एक एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको हम एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर व्हाई डू वी डेप्रिशिएट नॉन करंट एसेट्स, क्यों डेप्रिशिएट करते हैं नॉन करंट एसेट, बिकॉज ऑफ दो कॉन्सेप्ट हैं इसके। पहला है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपको कह रहा है कि आप डेप्रिशिएट करो, इट सेज दैट एक्सपेक्टेड लॉसेस, डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का एक लॉस है। जब हम एसेट को बेचने जाएंगे तो उसको हमारे हमने जितने खरीदा होगा उतने पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ना कहते हैं कंप्यूटर खरीदा है 50,000 का, मैं अगर इसको 5 साल इस्तेमाल करने के बाद फिर बेचने जाऊंगा तो मेरा 50,000 का खरीदा था 50 का ही नहीं बिक जाएगा, बहुत कम का बिकेगा, उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, हो सकता है 10,000 का बिके 5 साल बाद। कंप्यूटर की वैल्यू तो गिर जाती है। अब ये जो वैल्यू इसकी गिर रही है, ये जो वैल्यू गिरेगी ये क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार नहीं करते कि जब बेचने जाएंगे तो नुकसान होगा हमें तो हम उस वक्त रिकॉर्ड करें, हम हर साल थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस में लेके जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि एक एसेट मैंने लिया है 50,000 का और 5 साल के बाद ये 10,000 का बिकेगा, तो मतलब मेरा नुकसान कितना हुआ, 40,000 का मेरा लॉस हो गया 5 सालों में। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दूंगा मैं, तो एक साल का मेरा लॉस कितना आ जाएगा, 8,000 का लॉस आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हर साल 8,000 अपने एक्सपेंसेस में लेके जाता रहूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि इंतज़ार करूँ कि आखिरी साल में डायरेक्ट 40,000 का नुकसान हो। समझ आ रही बात। अगर मैंने एक एसेट खरीदा 50,000 का और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार इसको मैं 5 साल यूज़ करूँगा उसके बाद बेच दूंगा, अब 5 सालों के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार 5 साल बाद ये 10,000 का बिकेगा, इसका मतलब है मेरा नुकसान कितना हुआ, 40,000 का नुकसान हो गया, ये मेरा एक्सपेंस है। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि पूरे 40,000 का नुकसान उसी वक्त हो जब मैं इसको बेचने जाऊँ। मैं क्या करूँगा, मैंने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया, एक अंदाज़ा लगा लिया कि इतना इतना डेप्रिशिएट होगा ये, इसको डिवाइड बाय 5, जितने नंबर ऑफ ईयर थे 5 साल थे तो 5 सालों से डिवाइड कर लिया, तो एक साल का 8,000 रुपये डिप्रिसिएशन आ गया। अब मैं हर साल 8,000 रुपये डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता रहूँगा ताकि एक साथ आखिरी साल में भारी भी ना पड़े। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है भाई एक्सपेक्टेड लॉसेस को भी आप रिकॉर्ड कर लो, एक खर्चा आपका होने वाला है अभी लेकिन आप फिर भी इसको रिकॉर्ड कर लो पहले से। एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन इनकम स्टेटमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट इसको जो सपोर्ट करता है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई रेवेन्यू शुड बी मैच्ड, रेवेन्यू शुड बी मैच्ड with the expenses for the same period। क्या मतलब, देखो उसका, जैसे कि अगर आप ये सोचो कि एक नॉन करंट एसेट कंप्यूटर है या एक डिलीवरी वैन है, एक डिलीवरी वैन ने आपको अगर 5 सालों तक रेवेन्यू कमाने में मदद करी। डिलीवरी वैन का काम क्या है, कस्टमर को गुड्स डिलीवर करके आना, और कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने से क्या होता है, रेवेन्यू आता है हमारे पास। एक डिलीवरी वैन ने 5 सालों तक आपको रेवेन्यू कमा के दिया। अब उस डिलीवरी वैन का जो एक्सपेंस है
जो डेप्रिसिएशन है वो आप आखिर किसी एक साल में रिकॉर्ड करोगे, ये तो अगेंस्ट हो जाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के। मैचिंग कॉन्सेप्ट का क्या रूल है कि भाई जितने सालों तक एक चीज ने आपको फायदा दिया, रेवेन्यू कमाने में मदद की, तो आप उसका एक्सपेंस भी उतने सालों में ही डिवाइड करोगे, स्प्रेड करोगे उसकी कॉस्ट। ठीक है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक और यूं भी कह सकते हैं हम, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इस नॉन करंट एसेट को हमने जितने सालों तक कमाया, यूजफुल लाइफ है इसकी, पूरी यूजफुल लाइफ में इसका एक्सपेंस स्प्रेड करना है। ठीक है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से अपनी ये वाली एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एसेट है अगर 50,000। अच्छा, अब इसके बाद रहना क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। मैंने सोचा है कि 5 साल इसको इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद जो बेचूंगा तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 10,000 होगी, या फिर स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। मतलब स्क्रैप हो जाएगा, फिर वो काम का नहीं रहेगा मेरे, बस स्क्रैप में बिकेगा। स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और यूजफुल लाइफ है 5 years। तो फिर डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? डेप्रिसिएशन के देखो दो फॉर्मूले होते हैं। डेप्रिसिएशन का एक सिंपल जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड ना। तो अगर आप ये देखो कि कॉस्ट है एसेट की 50,000 और रेजिडुअल वैल्यू मेरी 10,000 है, मुझे पता है 50,000 का मैंने लिया है, 5 साल जब मैं इस्तेमाल करूंगा इसको, 5 सालों के बाद ये कितने का बिक जाएगा? ये 10,000 का बिक जाएगा। तो मतलब मेरा नुकसान कितना हुआ? 40,000 का नुकसान हुआ। 40,000 का नुकसान हो गया। और पूरे 5 सालों में अगर इस 40,000 को डिवाइड करें, स्प्रेड करें, तो एक साल का कितना आ गया? 8,000 पर ईयर, हर साल 8,000 रुपये का नुकसान। तो अगर हम हर साल 8,000 का नुकसान ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम एक साथ डायरेक्ट 40,000 आखिरी साल में लेकर जाएं। तो दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट। तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप जितने सालों तक फ़ायदा उठा रहे हो एक चीज़ से, तो उसका एक्सपेंस भी उतने सालों में डिवाइड करो। पता चला 5 साल आपने फ़ायदा उठाया और एक्सपेंस किसी एक साल में डालो, ये बिल्कुल अनफेयर है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ यू मतलब रीसेल वैल्यू उसकी, मिसाल के तौर पे आपने एक यही कंप्यूटर की एग्जांपल में दे रहा हूं, कंप्यूटर खरीदा है 50 का, आपको पता है भाई 5 साल के बाद कितने का बिकेगा? 5 साल बाद वो स्क्रैप हो चुका होगा। मतलब एक कंप्यूटर की लाइफ नॉर्मली 4-5 साल ही होती है, उसके बाद वो या तो मतलब ऑब्सलीट हो जाता है, इतना पुराना हो जाता है कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर चलता नहीं है, वो ओल्ड वर्जन हो जाता है, आपको नया लेना पड़ता है। तो या फिर जो भी है, आपने एक स्टैंडर्ड लाइफ बनाई हुई है कि हाँ भाई ठीक है, इतने सालों तक हम यूज़ करेंगे। अब 5 साल बाद जब आप बेचने जाओगे इसको, तो आपको पता है कितने का भी, जितने का ही बिकेगा उसका आप स्क्रैप वैल्यू कंसिडर करोगे। ठीक है ना। 5 साल बाद अगर ये 10,000 का बिक रहा है, तो 10,000 क्या है? इसकी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है। हाँ अब्दुल्ला, यही डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। एक नॉन करंट एसेट की जो वैल्यू गिरती है इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जितनी वैल्यू गिरती है ये डेप्रिसिएशन कहलाती है। अच्छा, अब देखो क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक और बात देखो, व्हाई डू वी, यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन था ये था, व्हाई डू वी रिकॉर्ड
डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था। डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाई द डू द नॉन करंट एसेट्स डेप्रिशिएट? Why do the non-current assets depreciate? नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट होते ही क्यों हैं? मतलब किसी भी चीज की वैल्यू क्यों गिरती है? किसी के पास आइडिया है इसका कि क्यों? व्हाई डू द नॉन करंट एसेट डेप्रिशिएट? एक चीज मैंने खरीदी है, जितने की उतने की क्यों नहीं रहती, इसकी वैल्यू क्यों गिर जाती है? ठीक है, पहला तो है वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का क्या मतलब होता है? वेयर एंड टेयर का मतलब है कि भाई जब एक चीज़ को मैं यूज़ करूँगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ख़राब भी होगा। अब एक कंप्यूटर है, आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता पुरानी चीज़ हो जाएगी, थोड़ी सी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसके अलावा जैसे गाड़ी यूज़ करते हो आप, तो क्या होता है गाड़ी यूज़ करने से? जब नई गाड़ी आती है तो हर चीज़ उसकी नई होती है, लेकिन जब आप यूज़ करते रहते हो तो कहीं कहीं स्क्रैचेस भी आते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज़ करो, बेशक ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सीडेंट किया हो, लेकिन फिर भी जब दरवाजे खुलेंगे बंद होंगे कहीं कहीं स्क्रैचेस थोड़े से आ जाएंगे। ठीक है ना? कब कलर भी थोड़ा सा फेड होने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। जो कहते हैं इंटीरियर है वो भी थोड़ा थोड़ा पुराना होने लगेगा। चीज़ें जाहिर सी बात है फ़र्क आ जाएगा। सीट कवर हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता यूज़ हो कि घिस जाए फट जाए। समझ आ रही बात? एवरीथिंग विच इज़ यूज्ड, कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है कि नॉर्मल यूज़ के दौरान जाहिर सी बात चीज़ पुरानी हो जाती है। ठीक है ना? सेकेंडली एक और क्या फैक्टर हो सकता है? इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे कि एक और ये कह सकते हैं हम ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का क्या मतलब है कि एक चीज़ जो है ऑब्सोलीट हो जाएगी, मतलब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ठीक है ना? जब नई टेक्नोलॉजी आती है, व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी चीज़ की वैल्यू गिर जाएगी। वैल्यू ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स फॉल। वेयर एंड टेयर क्या है? थिंग्स डिटोरिएट इन नॉर्मल ओवर द टाइम। वेयर एंड टेयर क्या है भाई? हर चीज़ जाहिर सी बात डिटोरिएट हो रही, ख़राब होती है नॉर्मल यूज़ के अंदर भी वक्त के साथ साथ। ठीक है ना? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी के नॉन करंट एसेट्स के डेप्रिशिएट होने के। एक वेयर एंड टेयर होता है, एक ऑब्सोलेंस होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी चीज़ आपकी ख़राब हो गई। इसके अलावा जो है कहते हैं एक कुछ चीज़ों की एक फिक्स लाइफ होती है। ठीक है ना? जैसे कि ना क्या कहते हैं यूज़फुल लाइफ उसकी एक है कि भाई इतनी दिनों की लाइफ है, एक सर्टेन लाइफ होती है, वो ख़त्म हो जाती है उसकी, तो वो क्या कहते हैं कंज्यूम हो जाती है एक तरह से। डिप्लीशन। डिप्लीशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि आपके पास, आपको पता है कि भाई इस चीज़ के अंदर मतलब एक प्रोजेक्टर आपने ख़रीदा। प्रोजेक्टर की क्या है, एक लाइफ है, सर्टेन आवर्स हैं उसके लाइफ के। अब वो लाइफ जैसे जैसे यूज़ हो जाएगी वो इसके आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी लाइफ ख़त्म। ठीक है ना? जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अ प्रोजेक्टर हैव अ लाइफ ऑफ सर्टेन number of hours. When these
hours are consumed. It depreciates. जितने जितने आवर्स के आप यूज करते रहोगे डेप्रिसिएशन उसकी होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये तीन मैं एग्जांपल दे दिया आपको कि भाई वेयर एंड टेयर हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, डिप्लीशन, ये सारी चीजें क्या है कि यूज होती जाएगी चीज तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। समझ आ रही है बात आप लोगों को? मैं फिर से अपनी सारी बातें समराइज कर देता हूँ। देखो डेप्रिसिएशन किस चीज़ को कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन कहते हैं फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। अच्छा, लेकिन ये एक एस्टिमेट होता है, एन एस्टिमेट इन फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। एक नॉन करंट एसेट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जब इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो पुराना होगा। जब पुराना होगा तो उसकी वैल्यू गिरेगी। ठीक है, अब ये फॉल कितनी वैल्यू गिर रही है इसका एक अंदाजा लगाना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, इसका इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ये ट्रीट होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ये नॉन करंट एसेट से माइनस होता है। ठीक है, क्यों हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज ऑफ दो कॉन्सेप्ट की वजह से, एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से, दूसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। प्रूडेंस की वजह से क्यों, प्रूडेंस कहता है कि भाई जो लॉसेज हो रहे हैं फ्यूचर का लॉस भी पहले से रिकॉर्ड कर लो। और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जितने सालों तक एक चीज़ आपको फायदा दे रही है उसका एक्सपेंस भी आप उतने सालों में ही स्प्रेड करो। ठीक है, फिर कैलकुलेशन मैंने एग्जांपल दी मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपको कि एक 50,000 की अगर मैं चीज़ लेता हूँ और पता है मुझे कि भाई 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जब मैं इसको बेचूंगा तो ये शायद 10,000 का बिके, तो मेरा ओवरऑल 40,000 का जो नुकसान हुआ तो उसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स के ऊपर। तो अगर 5 ईयर्स पे डिवाइड करता हूँ तो एक साल का एक्सपेंस 8,000 रुपये आया। तो ये क्या एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अब नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू गिरती ही क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेयर एंड टेयर, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ यूज़ के अंदर भी अगर जाहिर सी बात है वो टाइम के साथ साथ चीज़ पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। दूसरा है ऑब्सोलेंस, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी की वैल्यू गिर जाती है। तीसरा है डिप्लीशन, डिप्लीशन क्या है, एक कुछ चीज़ों की एक सर्टन आवर्स की लाइफ होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी प्रोजेक्टर की, फॉर अ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन नहीं, एक प्रोजेक्टर होता है जैसे कि उसकी एक लाइफ होती है कि अंदर 10,000 आवर्स की लेट से लाइफ है। अब जैसे जैसे वो आवर्स खत्म होते जाएंगे, यूज होते जाएंगे, इसकी क्या होगी, वैल्यू गिरती जाएगी। 5,000 आवर्स अगर यूज हो जाएंगे तो आधी हो जाएगी वैल्यू, इसी तरह 7,000 आवर्स यूज हो जाएंगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो बेसिकली जो है ना क्या कहते हैं ये डिप्लीशन है। इसके अलावा भी और कोई रीजन हो सकता, आप सोच सकते हो, वो एक्सेप्टेबल होंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पहले आप लोग पूछ लें अपने क्वेश्चन। Yes, if there are any questions, please ask quickly. अच्छा जी, पेज नंबर 53 फ्रॉम द बुक। पेज नंबर 68 फ्रॉम द बुक, सॉरी, पेज नंबर 68 पर है डेप्रिसिएशन।
देखो अब यहाँ से भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, यही सारी बात है। डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट ऑफ फॉल इन वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स पीरियड ऑफ यूज बाय द बिजनेस। The amount of depreciation in the current year is charged to the income statement and accumulated depreciation is included in the statement of financial position. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन सी अमाउंट आती है, जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आती है, करंट ईयर की नहीं आती है, अप टिल डेट आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं वही वाली एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने दी थी वो लेता हूँ, अगर 8,000 की अगर डेप्रिसिएशन है पर ईयर की, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, हर साल 8,000 ही आएगा, ईयर 1 से लेकर हर साल इनकम स्टेटमेंट में तो 8,000 ही आएगा। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगी, हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है। पहले साल कितनी आएगी एसओएफपी में, पहले साल तो 8,000 ही आएगी, लेकिन अगले साल फिर कितनी आएगी, 16, फिर उसके अगले साल 24,000, फिर 32,000 और फिर आखिरी साल 40,000। समझ आ रही बात। इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन सिर्फ करंट ईयर की आती है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अप टिल डेट आती है। तो ये ऐड होते होते, जैसे अगर तीसरा साल है तो पूरे 3 सालों की डेप्रिसिएशन टोटल आएगी। अच्छा, व्हाई डेप्रिसिएशन अप्लाई टू नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पहला है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इट सेज दैट लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड, whereas gains should not be recorded until they are realized. As the non-current asset becomes old, its value falls and it should be accounted for as per the prudence concept. जैसे जैसे नॉन करंट एसेट पुराना होता जा रहा है, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली गिर रही है, तो हम उसकी वैल्यू का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर में होने वाला लॉस अभी हुआ नहीं है। लॉस लॉस कब होगा हमें, एक्चुअली जब हम बेचने जाएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि लॉस हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर accruals concept या matching concept. It says that expenses should be matched with the revenues for the same period. Since the non-current asset is used by a business for several years, so its cost should also be spread over the years. मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपने जितने सालों तक इस एसेट को इस्तेमाल किया, तो उसकी जो कॉस्ट है उसको भी उतने ही सालों में स्प्रेड करें। फिर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, फिजिकल डिटोरिएशन, एक तो वेयर एंड टेयर है, कहना मोटर व्हीकल और मशीनरी और फिक्सचर फिटिंग्स आर यूज, दे इवेंचुअली वेयर आउट। यूज करते रहेंगे, जाहिर सी बात है इसकी थोड़ा बहुत खराब होते होते मतलब कि उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। दूसरी बात क्या है, इरोजन, रस्ट, रॉट एंड डेके। अब लैंड में भी इरोडेड और वेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड, रेन, सन और अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। सिमिलरली द मेटल्स इन मोटर व्हीकल्स और मशीनरी विल रस्ट अवे, वुड विल रॉट इवेंचुअली। ये सारी चीजें क्या है, खराब हो जाएंगी। जैसे कि जो मेटल होता है उस पर जंग लग जाता है, तो वुड की कोई चीज है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खराब हो जाएगी वो भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, कहते हैं इन चीजों की वजह से भी डेप्रिसिएशन होती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस अभी मैंने बताया, ऑब्सोलेंस क्या, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट। अगर एक चीज पुरानी हो जाएगी, आउट ऑफ डेट हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो पुरानी की वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। ड्यू टू रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी द इक्विपमेंट यूज्ड बाय द बिजनेस बिकम ऑब्सोलीट and therefore needs to be depreciated. ठीक है, this arises inadequacy. This arises when an asset is no longer used because of growth and changes in the size of business. For instance, a 30-seater van may be enough for the business to carry एक सेकंड आगे कॉपी कर लेता हूँ, टू कैरी इट्स स्टाफ। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, इनएडिक्वेसी क्या चीज़ है, इनएडिक्वेसी का मतलब ये है कि अब आपका बिजनेस की एक्सपेंशन इतनी हो गई है कि अब आपके लिए वो एसेट जो है वो काम नहीं, कम पड़ रहा है। वरना वो एसेट पुराना नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि अब वो हो गया है, इनएडिक्वेट हो गया है। जैसे कि अगर आपके पास जो है किसी बेचारे ने, गरीब ने आईफोन ले लिया है पैसे जमा करके, लेकिन लिया 16 GB का है, तो
अब क्या होगा, वो अब इनएडिक्वेट हो गया क्योंकि अब एप्लीकेशन इतनी बड़ी बड़ी आ रही है कि उसके मोबाइल में बेचारे के एप्लीकेशन चलेंगी ही नहीं। तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, थोड़ी सी भी डाउनलोड करेगा, क्या होगा, मेमोरी फुल हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, अब इनएडिक्वेट हो गया। हालांकि मोबाइल ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनएडिक्वेसी हो गई, इसकी वैल्यू गिर जाएगी फिर। ठीक है। टाइम, अ सिमिलर एसिड इज, टाइम का भी एक है कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनके पास आपके एक लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। जैसे कि अगर आपने कोई बिल्डिंग ली है लीज पर, आपको पता है 20 साल के लिए आपको बिल्डिंग मिली है, तो हर साल 20 साल बाद उसकी बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी, हमसे बिल्डिंग वापस ले ली जाएगी 20 साल बाद। तो अब ये क्या है, कहते हैं हर साल जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर मैंने जो है ना अगर 10 लाख रुपए की बिल्डिंग ली है लीज के ऊपर, और मुझे 20 साल की लीज मिली है, इसका मतलब क्या है कि हर साल मेरी वैल्यू कुछ ना कुछ गिरनी चाहिए। अगर 20 साल में दस दस साल गुजर चुके हैं तो मेरी जो है कहते हैं जितने की मैंने खरीदी थी आधी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जानी चाहिए अब तक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? ये सब बिल्कुल सिंपल बातें हैं, एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने एक चीज ली है 20 ईयर्स के लिए और 10 लाख रुपए की ली है, अब अगर 10 साल गुजर गए तो मेरी वैल्यू क्या अभी भी क्या 10 लाख ही रहेगी? नहीं, क्योंकि मेरी आधी लाइफ गुजर चुकी है तो मेरी वैल्यू भी आधी गिर जानी चाहिए। अब इसकी वैल्यू कितनी बचनी चाहिए? 5 लाख, बाकी 5 लाख क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट। ठीक है ना? फिर एक डिप्लीशन है। डिप्लीशन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज माइंस, क्वेरीज एंड ऑयल वेल्स आर डिप्लीटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। अगर आपके पास कोई तेल, अगर ऑयल का रिजर्व है, कोई तेल का कुआं आपने खरीद लिया, तो उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं रहेगी हमेशा के लिए जब से आपने खरीदा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप उस माइन में से एक्सट्रैक्ट करते रहोगे मेटल्स, या ऑयल में से, अगर आप ऑयल का वेल आपने लिया हुआ है उसमें से आपने ऑयल निकालते जाओगे, उस ऑयल की वैल्यू, उस वेल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। जब आप किसी को बाद में बेचने जाओगे तो वो बोलेगा भाई इसमें तो इतना सारा ऑयल तो आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हो, ऑब्वियसली आपकी ऑयल की वैल्यू अब जो है वेल की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन की जो मेथड्स है ना, टोटल हमारे सिलेबस में वो 3 है, वैसे तो उससे भी ज़्यादा मेथड्स हैं। हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या चीज़ है? स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि ना एक ही डेप्रिसिएशन की अमाउंट हो हर साल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम एवरी ईयर। ठीक है। फॉर्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड का? इन स्ट्रेट लाइन मेथड depreciation is applied on the original cost of asset and an equal amount of depreciation is charged each year during the life. जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का क्या है, जो ऊपर मैंने आपको बताया था 8,000 रुपए का, वो वाला एग्जांपल दी थी, दैट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। और एक और फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज। डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन होती है, कुछ क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ गिवन होती है, तो जो भी गिवन होगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। बेटा, डेप्रिसिएशन के 3 मेथड हैं। ठीक है, पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का, क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। स्ट्रेट लाइन मेथड की जो खासियत है, जो वो क्या है, वो ये है कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है ना, वो हर साल इक्वल अमाउंट आएगी स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत है कि जैसे कि ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक एसेट है जिसकी लाइफ चालू वो है मेरी, कॉस्ट है अगर 50,000 और यूजफुल लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, मैंने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन, दिस वाज स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड था ये। 8,000 की डेप्रिसिएशन आई थी। तो देखो हर साल 8,000 ही है, 8,000 फिर 8,000, 8,000 ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है ना? ये स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत है कि इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती है, सेम होती है एवरी ईयर।
अच्छा, और दो फॉर्मूले हैं इसके, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर यूजफुल लाइफ दी हुई है तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, और क्वेश्चन में अगर परसेंटेज गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड depreciation percentage is applied on the net book value of the asset। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो ओरिजिनल कॉस्ट पर अप्लाई नहीं होती, डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है नेट बुक वैल्यू पर। जब नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होती है तो इसका मतलब क्या है, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉस्ट है एसेट की, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट है अगर वही 50,000। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी जाएगी, डेप्रिसिएशन का हमेशा रेट दिया होगा 20%। तो अब क्या होगा, आंसर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कॉस्ट पहले साल क्या होगा, कॉस्ट जितनी भी कितनी थी इसकी, 50,000 थी, 50,000 का 20% लगा देंगे, 10,000 आ गई डेप्रिसिएशन। ये पहले साल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 40,000। ये 40,000 क्या नेट बुक वैल्यू है। अब इस पे परसेंटेज अप्लाई होगी, तो अगले साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 8,000 ईयर टू की। पहले साल 50,000 की कॉस्ट थी, ठीक है, 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो अब 50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 40,000 बचा। अगले साल अब 40,000 पे परसेंटेज लग, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 40 में से 8,000 माइनस हो जाएगा, 32,000। अब 32,000 पे परसेंटेज लगेगी, 6,400। समझ आ रही बात? देखो डेप्रिसिएशन की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या हो रहा है, हर साल अलग अलग डेप्रिसिएशन आ रही है। क्यों अलग अलग आ रही है? क्योंकि जो हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे निकालते थे, इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम जो है नेट बुक वैल्यू पे निकाल रहे हैं परसेंटेज। इस वजह से हर साल परसेंटेज चेंज होती जा रही है, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती जा रही है अमाउंट। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको ये कौन सा है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, सेम डेप्रिसिएशन होती है हर साल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, उसके बाद उससे कम, फिर कम, फिर कम, कम से कम होती जाती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डिपेंड करता है कितने सालों तक निकालना है। मैं लेट से इसमें 5 सालों तक अगर निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो हर साल क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन आपकी रिड्यूस होती जा रही है पिछले साल से। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर विच इज मोर रिलायबल, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा सही है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज़्यादा सही है? तो बात ये है बेटा, इसका डिपेंड करता है एसेट की नेचर के ऊपर, ठीक है। कुछ एसेट्स के अंदर हम देखते हैं कि है ना स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा अच्छा है, एप्लीकेबल है। कुछ एसेट्स में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है। एग्जाम में तो आपको बताया होगा वो कौन सा मेथड यूज़ करना है, लेकिन कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये बात पूछी जाती है कि बताओगे कौन सा मेथड मोर एप्लीकेबल है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कब अप्लाई होता है, किस टाइप के एसेट्स पे यूज होता है? इट इज यूज्ड on those assets which depreciate equally over the years।
फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, ठीक है ना, फर्नीचर हो गया या फिर कोई भी बिल्डिंग हो गई। स्ट्रेट लाइन मेथड हम उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि है ना हमें लगता है कि इक्वली डेप्रिशिएट हो रहे हैं हर साल। मतलब इन एसेट के अंदर ये रूल नहीं है कि मतलब शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाए बाद में कम डेप्रिशिएट हो, ठीक है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल बराबर डेप्रिसिएशन आती है। तो ये उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई किया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये वो एसेट्स हैं जिनका एक इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है हर साल। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट इज यूज्ड ऑन दोज एसेट्स which depreciate with a higher value in initial years and a lower value in later years। देखो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जो शुरू में ज्यादा डेप्रिशिएट हो और बाद में कम डेप्रिशिएट हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो ज्यादा, मतलब ये कि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, हर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का क्या होगा कि वो शुरू में ज्यादा डेप्रिशिएट होता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट वो होता है जो शुरू में ज्यादा डेप्रिशिएट हो और बाद में कम डेप्रिशिएट हो। क्योंकि देखो, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। और इसीलिए जो है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में जल्दी डेप्रिशिएट होती है, लेकिन फिर बाद में नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक आपने जो है ना नया फोन खरीदा 1 लाख रुपए का, मोबाइल लिया आपने एक, ठीक है, मोबाइल खरीदा आपने 1 लाख का। अब अगर आप उसको 1 महीना चलाओगे, 1 महीना चलाने के बाद बेचने जाओगे, कितने का बिकेगा ये? किसी के पास आइडिया है 1 महीने के बाद कितने का बिकेगा ये? यूजुअली मेरे ख्याल से अगर 1 लाख का फोन है और मैं आफ्टर 1 मंथ अगर जाता हूँ, आफ्टर 1 मंथ, तो ये मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम 80,000 का बिकेगा। लेकिन अगर मैं आफ्टर 1 ईयर जाऊँ तो आफ्टर 1 ईयर जो है ये शायद 50,000 का बिकेगा। अब आप ये सोचो कि 1 महीने में कितना डिप्रिशिएट हो गया, 1 महीने में 20,000 डिप्रिशिएट हुआ, ठीक है ना। 1 महीने में डिप्रिशिएट हुआ 20,000, और बाकी के पूरे 11 महीनों में कितना हुआ, 30,000। मतलब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है कि इसका मतलब है स्टार्टिंग में डेप्रिशिएट ज्यादा हुआ ना, इनिशियली डेप्रिशिएट ज्यादा हुआ, बाद में कम हुआ। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इनिशियल ईयर्स में ज्यादा डेप्रिशिएट होता है और बाद में कम डेप्रिशिएट होता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेप्रिसिएशन होना रुक जाती है। शुरू में बहुत स्पीड से डेप्रिशिएट हो जाता है और 2 साल बाद बेचने जाओगे तो 50 की जगह शायद 40 में बिके। समझ आ रही बात है पूरा, मतलब आपका फिर इतना ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं होता। शुरू में ज्यादा जितना होना होता है ना, स्टार्टिंग में ज्यादा हो जाता है डेप्रिशिएट। तो इसीलिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, प्रैक्टिकली जो है ना, किसी मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करती है सबके ऊपर, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हासिल बहुत है। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि यूज करना चाहिए तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर तीसरा रिवैल्यूएशन मेथड है। रिवैल्यूएशन मेथड जो हम अप्लाई करते हैं, रिवैल्यूएशन मेथड वो अप्लाई करते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनकी वैल्यू कम हो, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। रीवैल्यूएशन मेथड की हम कैलकुलेशन बाद में सीखेंगे। अभी मैं इतना बता देता हूँ रीवैल्यूएशन मेथड किन के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब वो प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स which are low in value
but high in quantity. For example, loose tools. वो प्रोडक्ट जो कि लो इन वैल्यू लेकिन हाई इन क्वांटिटी, वैल्यू जिनकी कम है, जैसे कि लूज टूल्स, जैसे कि जो आपके पास स्क्रू ड्राइवर्स हैं, आपके पास हैमर है, ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये भी नॉन करंट एसेट है, स्क्रू ड्राइवर है 1 साल से ज़्यादा चलता है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी कम होती है, क्या क्या एक एक स्क्रू ड्राइवर के ऊपर हम डेप्रिसिएशन अप्लाई करें, कैलकुलेशन करें, तो अकाउंटेंट तो परेशान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। अगर एक फैक्ट्री है, अगर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके बाद कितने का हर वर्कर का एक टूल बॉक्स होगा, उसके अंदर पता नहीं कितने स्क्रू ड्राइवर्स होंगे, कितने हैमर्स होंगे, कितने जो है वो उनके पास वो नट टाइट करने के वो होंगे, क्या कहते हैं उसको। तो बहरहाल ये कि ये सारी चीज़ें क्या है, लूज टूल्स कहलाते हैं। तो इनके अंदर हम लगाते हैं रीवैल्यूशन मेथड। रीवैल्यूशन मेथड में ये होता है कि एक एक आइटम को अलग अलग डेप्रिशिएट नहीं करते आप, एक बल्क में लम सम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं अंदाजे से उनके ऊपर, ठीक है ना। उसकी कैलकुलेशन मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद डिटेल में कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि ठीक है यार, ये सब तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट हमने आज पढ़ा, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे कि भाई कि कितना जो है क्या कहते हैं किस तरह से अकाउंटिंग में इसको इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।